हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आपको एलएलबी 3 ईयर सेकेंड सेमेस्टर में कॉन्ट्रैक्ट का पेपर पढ़ाती हूँ। और आज आप पढ़ेंगे यूनिट 3 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आज आपका जो क्वेश्चन होगा यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस होगा। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा चुकी हूँ। तो पहले मैंने आपको जो पढ़ाया था यूनिट 3 के क्वेश्चन नंबर 1 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पढ़ाया था कि डिफाइन बेलमेंट, एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड बेलमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये मैं आपको पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 यानी लेक्चर 2। डिफाइन प्लेज एंड डिस्कस द एलिमेंट ऑफ प्लेज, एक्सप्लेन पॉनी एंड पॉनर राइट एंड ड्यूटी। तो देखें ये क्वेश्चन कब कब आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले सिलेबस देखें। बेलमेंट एंड प्लेज मीनिंग, rights and duties of baler, bailey, pawner, pony, lien, termination of bailment, commercial utility of pledge, transactions। अब ये क्वेश्चन कब कब आया देखें। 2013 में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको मिलता है 2014 में, डिफाइन प्लेज वॉर राइट डज ए पॉनी इंजॉय अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो 2015 में, डिफाइन प्लेज स्टेट द सर्कमस्टांसेस इन विच ए पॉनी कैन डिस्पोज ऑफ गुड प्लेज विद हिम। गिरवी को परिभाषित कीजिए, किन परिस्थितियों में परिणामदार गिरवी रखे गए माल को बेच सकता है। शॉर्ट नोट में भी आया है 2015 में, शॉर्ट नोट नंबर 4, पॉनर्स राइट ऑफ रिडेम्पशन। 2000 अगर आप देखें तो 2016 में भी इनडायरेक्टली रूप से पूछा गया है कि कुछ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में 2017 में लॉन्ग में आया है, डिस्कस द एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, एक्सप्लेन द जनरल राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए पॉनी। गिरवी के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए, गिरवीदार के साधारण अधिकारों और दायित्वों का विवेचना कीजिए। तो ये आप देखेंगे 2018 में फिर पूछा है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में, डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज विद इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द गिवन राइट ऑफ पॉनी। तो लॉन्ग शॉर्ट के रूप में हर साल ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है। 2019 में फिर आया है, व्हाट इज़ प्लेज, हु कैन बी प्लेज, गिरवी कौन कर सकता है और यह कौन कर सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 2। आइए डिस्कस करें कि बेलमेंट ऑफ प्लेज क्या होता है। तो ए प्लेज इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर टू प्रोवाइड ए सिक्योरिटी फॉर ए लोन और फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन टू बी रिटर्न when the purpose is accomplished. The person pledging the goods is known as the pawner and the person with whom the goods as pledged in a pawnee। तो ये पॉनर और पॉनी की डेफिनेशन बता रहा है कि गिरवी क्या होता है। कह रहा है कि एक तरीके का स्पेशल बेलमेंट है और ये बेलमेंट का ऑब्जेक्ट किसी ऋण को या किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कराने के लिए सिक्योरिटी प्रदान करना होता है, उसे ही हम गिरवी कहते हैं। जो आप बेलर पढ़ के आए थे वो बेलर कौन है, पॉनर, और जो बेली है वो कौन है, पॉनी। तो जो बेलर है वो पॉनर है, जो बेली है वो पॉनी है। अब इसके एलिमेंट्स, ए प्लेज एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ दिस बेसिक फीचर, डिलीवरी ऑफ पोजेशंस इन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, in purpose of contract of pledge, in pursuance of contract of pledge for the purpose of security, return of articles। सबसे पहले delivery of possession, since pledge is essentially a bailment is required delivery of possession of goods to the pawnee under bailment। the delivery of possession may be actual or constructive, thus delivery of documents of title or delivery of the key of the go down where the goods are stored amount to constructive delivery। Morvi Mercantile Bank versus Union of India, certain goods were consigned with railway from Bombay to transit Okhia. The consignor endorsed the railway receipt to the applicant bank against an advance of rupees 20,000. The goods having been lost in transit, the bank as an endorse of the railway receipt and pledge of the goods sued the railway for the loss of the goods were worth rupees 35. Court held the delivery of railway receipt was the same thing as delivery of goods. The pawnee was recovered up to amount. Although delivery of good is essential, but sometimes the possession with the pawner may also constructive in a valid pledge।
तो सबसे पहली चीज़ भाई माल का प्रदान, जिस माल को गिरवी रखा जाएगा उसका जो पोजीशन होगा वो किसको देना पड़ेगा, आपको पॉनर और पौनी को देना ज़रूरी होता है। अगर किसी चीज़ का हम पोजीशन ही नहीं दे पा रहे तो वहाँ पर गिरवी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मोरवी मर्केंटाइल वाले बैंक में कि बम्बई से रेलवे कंपनी को कुछ माल ओखला पहुँचाने के लिए दिया गया। माल भेजने वाले ने बिल्टी को वादी बैंक के पास गिरवी रखकर पैसे उधार ले लिए। अब माल की कीमत मान लीजिए 35,000 थी, माल रास्ते में चोरी हो गया तो बैंक ने पौनी होने के नाते भाई कि हम भाई बैंक क्या करेगा, भाई बैंक उस समय क्या है, पौनी है, बैंक क्या है, पौनी है। तो बैंक ने क्या किया, पौनी होने के नाते क्या किया भाई कि केस किया। अब बैंक केस कर रहा है तो माल की पूरी कीमत की वसूलेगा। तो न्यायालय ने इस बात को अस्वीकार कर दिया। फिर अपील हुई, हाई कोर्ट ने कुछ पैसों की डिक्री दे दी। इस निर्णय के विरुद्ध दोनों पक्षकारों ने बाद में अपील की। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न आया, क्या केवल बिल्टी को देखकर माल गिरवी रखा जा सकता है। तो उस समय जो जज साहब थे सुब्बा राव, उन्होंने कहा कि बिल्टी देना माल देने के समान होता है, इसीलिए बिल्टी द्वारा भी माल गिरवी रख सकते हैं। तो ये हुआ कि उसे गिरवी के कॉन्ट्रैक्ट में मान लिया गया। अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी शुड बी फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग। एक और केस है वो भी आपको डिस्कस कर दे, बैंक ऑफ चित्तौड़ वर्सेस नरसिंह, बैंक ऑफ चित्तौड़ का केस भी आपको डिस्कस कर दे रहे हैं, वो भी आप केस देख लेंगे। वो भी इम्पोर्टेंट केस है बैंक ऑफ चित्तौड़ का कि देखिए भाई क्या होता क्या है कि मान लीजिए एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने एक फिल्म बनाने वाला है, उसने डिस्ट्रीब्यूटर से लोन ले लिया और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। भाई कॉन्ट्रैक्ट हम क्या करते हैं, जब कोई पिक्चर बनाता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा भाई कि बैंक ऑफ चित्तौड़ के केस में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई एक सिनेमा का एक प्रोजेक्टर है एक बैंक के पास, उसने गिरवी रख दिया। बैंक ने कहा भाई हम प्रोजेक्टर कहाँ ले जाएंगे, तो सिनेमा हॉल में ही रहने दिया क्योंकि वो यूज़ चल रहा था। बाद में क्या किया, पौनी ने इसे बेच दिया। निर्णित हुआ कि जो प्लेस था वो बिल्कुल वैध थी, क्योंकि अब आप पैसा नहीं अदा कर पा रहे हैं तो पूरा राइट है बैंक के पास कि वो उसको बेच दे। तो इस केस में आपने देखा कि पौनी को पूरा राइट है कि अगर पॉनर बिल पैसे नहीं चुका पा रहा है तो चीज़ों को बेच सकता है। अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी शुड बी फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज it is essential to constructive a valid pledge that delivery of the goods shall be made by the pledge to the pledgee into the pledgee in pursuance of contract of pledge, but delivery and advance need not to be and a pledge may be preferred by delivery after the advance is made। देखिए संविदा के अंतर्गत गिरवी रखने के लिए जरूरी कि माल का कब्जा गिरवी के कॉन्ट्रैक्ट के अधीन हो। यह आवश्यक नहीं होता है कि माल देने का काम और ऋण लेने का काम एक ही साथ किया जाए, ऋण लेने के बाद भी माल दिया जा सकता है। शर्त क्या होती है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो और माल बाद में दे दिया जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, बिना कॉन्ट्रैक्ट के प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब इसमें भी अगर आप केस को देखें जो आपके लिखा हुआ है, केस में आपको एक एट ए ग्लांस बता दें कि ये केस में क्या हुआ था। एटनबर्ग वाले केस में इन दिस केस प्लेंटिफ हैंडेड हर ज्वेलरी टू ए ग्रेट गुड गोल्ड मर्चेंट माइलर टू नो what offer he could made as lending her money on the same day. Miller pledged with a defendant for rupees. Next day Miller advanced and he was died after plaintiff paid the amount to court and the said defendant to return of her jewelry could held that he pledge was valid, delivery was made for certain a pledge। तो देखिए हुआ क्या कि 1919 की 1 नवंबर को वादी ने अपने जेवर एक मिलर नामक सुनार को दे दिया और बताया कि उस पर कितना ऋण दे सकता है। उसी दिन मिलर ने डिफेंडेंट के यहाँ ज्वेलरी गिरवी रख दी और 1,000 पाउंड ऋण ले लिए। 5 नवंबर को मिलर ने 500 पाउंड का ऋण वादी को दे दिया। उसके बाद मिलर की डेथ हो गई। वादी को जब असलियत पता चलती है तो उसने 500 रुपये पाउंड न्यायालय में जमा किए और प्रतिवादी से अपने जेवर वापस मांगे। प्लेंटिफ का तर्क था कि जब उसने जेवर मिलर को जांच के लिए दिए थे तो उस समय कोई गिरवी नहीं हुई थी, इसलिए मिलर के माल को थर्ड पर्सन के पास गिरवी रखने का कोई राइट ही नहीं था। और जो गिरवी उसने रखी है डिफेंडेंट के पास वो वाइड है। उसका यह भी कहना था कि जब मिलर ने 500 पाउंड दिए थे तो उसके प्रति जो गिरवी नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय जेवर दोनों में से किसी के पास नहीं थे। इन सभी तर्कों को न्यायालय ने अस्वीकार किया, कहा था गिरवी वैध है, क्योंकि स्पष्ट होता है कि वादी ने जब अपने जेवर मिलर को दिए तो उनका इंटेंशन क्या था, प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना था। एज ए सिक्योरिटी the purpose of pledge is delivery of good for providing a loan security for the fulfillment of obligation. Goods can only be used where there is non-payment of debt or non-fulfillment of promise.
तो भाई देखिए सिक्योरिटी के लिए किया जाता है कि भाई अगर कोई बेलमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होगा सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि भाई कोई सामान रख के हम सिक्योरिटी लेते हैं तभी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। भाई अब बेलमेंट ये स्पेशल बेलमेंट है, प्लेज का बेलमेंट है, इसीलिए सिक्योरिटी इसमें ज़रूरी है। रिटर्न ऑफ गुड्स, वन द पर्पज ऑफ प्लेज इज अचीव्ड द गुड्स आर टू बी रिटर्न बैक टू द पॉनर और डिस्पोजल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। जब देखिए पर्पस पूरा हो जाए तो पॉनर को चीज़ें वापस कर देगा या डायरेक्शन के अनुसार। अब राइट ऑफ पॉनी क्या है यहाँ पर, तो पहले आपको पॉनी के राइट बता रहे हैं सेक्शन 173 174। तो द पॉनी हैज़ द राइट टू रिटेन द गुड टिल द टाइम his debt is paid for the performance of the promise is carried out by the pawner. The goods can only be by retained for the debt or promisor towards which they were tendered and cannot be retained for the purpose of recovering any other debt or promise। देखिए रिटेन का अधिकार, यहाँ पर रिटेन का अधिकार क्या कहता है कि भाई पॉनर का प्रमुख राइट है कि जब तक उसे भुगतान न मिल जाए वो गिरवी के माल को रोक सकता है। उसे केवल वो लोन के लिए नहीं बल्कि ब्याज के लिए, माल के देखभाल के लिए, उसने जितने भी खर्चे किए उन सब के लिए वो रोकेगा। पॉनर उसी माल को रोकेगा जिसके बदले में ऋण लिया गया, किसी और माल को नहीं। अन्य माल तब रोका जाएगा जबकि ऐसी संविदा की गई हो। तो ये आप याद कर लेंगे। दूसरी चीज़, अब केस है बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस विनोद स्टील कंपनी लिमिटेड का केस है, वो आप देख लेंगे। उस केस को भी आप डिस्कस कर देते हैं। हैज़ बीन हेल्ड दैट व्हेन सर्टेन इमूवेबल हैव बीन प्लेस्ड टू बी ए कंपनी टू ए बैंक they cannot be attached and sold for a satisfaction of claim of other creditor of company without first satisfaction the claim of the bank. Right to recover extraordinary expenses, गैर मामूली खर्चे पाने का अधिकार। अगर कोई हमने कुछ ऐसा खर्चा किया है सामान को रोकने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, उसके उन खर्चों को पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। राइट ऑफ सेल, बेचने का सामान का अधिकार। व्हेन द पॉनर मेक ए डिफॉल्ट इन मेकिंग द पेमेंट ऑफ द डेब्ट, जब भाई पॉनर पैसे ही नहीं दे पा रहा है तो हम सामान को क्या करेंगे, बेच देंगे। राइट टू रिकवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मैंने बता दिया। राइट टू सेल बताया। सेल ऑफ गुड्स आफ्टर रीजनेबल नोटिस, हम जब भी किसी चीज़ को बेचें तो रीजनेबल नोटिस पहले दे दें पॉनर को। प्रभात बैंक का केस भी इसमें बताया गया कि प्रभात बैंक वाले केस में भी यही चीज़ सेम अपनाई गई थी। और राइट ऑफ सेल कैन ओनली बी एक्सरसाइज बाय द पॉनी आफ्टर गिविंग द रीजनेबल नोटिस ऑफ टू सेल द पॉनर। The purpose of a notice is to given the opportunity the pawner to redeem the pledge of a sale made without a reasonable notice is wide and देखिए अगर हम रीजनेबल नोटिस नहीं देंगे तो सामने वाला व्यक्ति क्लेम करेगा कि हमें बताया नहीं गया, इसलिए जब भी किसी चीज़ को बेचा जाता है तो नोटिस देना ज़रूरी होता है। रिटेन द गुड्स एज सिक्योरिटी, द पॉनर में इंस्टीड ऑफ सेलिंग द गुड्स रिटेन there is a security and sue the pawner for the recovery of the amount, the right of sale and the right to sue while maintain the pledged goods as alternative। सेबी SBI वर्सेस श्रीमती नीलू अशोक नायक का केस है। पॉनर राइट टू रिडीम, सेक्शन 177 प्रोवाइड दैट द पॉनर may redeem the goods at any subsequent time before the actual sale of them so long as the sale does not take place to pawner is entitled to redeem the goods and payment of the debt। देखिए जब तक माल वास्तव में ना बेच दिया जाए तब तक उसे माल छुड़ाने का अधिकार बना रहेगा। भाई जब तक हमें माल पता चल जाए कि अभी बेचा नहीं गया तब तक हमें माल छुड़ाने का अधिकार हमारा बना रहेगा। और द राइट ऑफ रिडीम कंटिन्यू टिल द एक्चुअल सेल ऑफ द गुड्स एंड वेयर द सेल हैज़ ऑलरेडी ओरिजिनल द राइट इज ऑल्सो लॉस्ट। जैसे ही सामान बिक जाएगा ये राइट समाप्त हो जाएगा। जसवंत राय के केस में भी कहा गया स्टेट ऑफ बॉम्बे में। तो आइए देखें एक बार क्वेश्चन को किस तरीके से याद करना है। सबसे पहली चीज़ है प्लेज, डेफिनेशन दी गई है। एसेंशियल एलिमेंट डिलीवरी ऑफ पोजेशंस केस, मोरवी मर्केंटाइल बैंक ऑफ चित्तूर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट केस जो दिए गए हैं। एज ए सिक्योरिटी रिटर्न ऑफ गुड्स, राइट ऑफ पॉनी कौन कौन से हैं। राइट ऑफ रिटेनर केस दिया गया है बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस विनोद स्टील लिमिटेड। राइट टू रिकवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। राइट ऑफ सेल, सेल्स ऑफ गुड आफ्टर रीजनेबल नोटिस केस प्रभात बैंक वर्सेस बाबू राम। रिटेन द गुड्स केस SBI वर्सेस नीलू अशोक नायक। पॉनर राइट टू रिडीम सेक्शन 177 जसवंत राय। देखिए लॉन्ग शॉर्ट दोनों में क्वेश्चन आता है। अगर डायरेक्टली वो क्वेश्चन आपसे एक शॉर्ट नोट पूछ रहा है कि राइट्स ऑफ पॉनी क्या होते हैं तो आप सबसे पहले प्लेज का मतलब बताइए, तब आप राइट ऑफ पॉनी को डिस्क्राइब करिए सारे सेक्शंस को। 173, 174, 175 को आप डिफ़ाइन करेंगे, 177, 176 को आप डिफ़ाइन कर देंगे। जब वो पूछ रहा है कि बेलमेंट ऑफ प्लेज क्या होता है तो आप प्लेज की डेफिनेशन लिखिए। एसेंशियल एलिमेंट्स अभी जो बताए गए, डिलीवरी ऑफ पोजेशन इन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न ऑफ आर्टिकल्स।
ये एसेंशियल एलिमेंट्स लिखिए और उनको डिफाइन करिए। जो केस लॉज बताए गए हैं मोरवी मर्केंटाइल बैंक का, बैंक ऑफ चित्तूर का, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी चीज़ें डिफाइन करिए जो पूरा का पूरा आंसर लिखा गया है। तो लॉन्ग और शॉर्ट, एक लॉन्ग और दो शॉर्ट्स आपके तैयार हो जाते हैं। एक शॉर्ट में कभी कभी आ जाता है पॉनर राइट्स टू रिडीम, तो तब आप जब ये 4 नंबर पे इस तरह से आया कि सेक्शन 177 पूछे, आखिरी का पूछ रहा है, बिल्कुल लास्ट का, तो आप पहले सारे राइट्स बता देंगे, तब आप इस क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। तो आज आपको यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, लेक्चर 2। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।